चलिए देखिए, कल हम लोग बात किए थे एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। उसमें हम बात किए कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन के बाद हम लोग बात करेंगे एक रेडियन। एक रेडियन क्या होता है, आज यहीं से चर्चा करेंगे। एक मिनट, सर्वर खराब हो गया होगा, देखिए भैया उधर है। एक रेडियन, हाँ एक रेडियन होता क्या है। तो देखिए कोणीय विस्थापन में कहा क्या गया था, देखिए ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्य सदिश है आर, ठीक। जब ये कोई वस्तु वृत्तिगत करेगा ऐसे, तो जब वस्तु ऐसे गत करेगा तो त्रिज्या भी उसी के साथ गत करेगी। तो मान लीजिए वस्तु ए से बी तक आ गया, उसकी त्रिज्या क्या हो गई, ओ ए से ओ बी हो गई और ये कोण बन गया, ठीक। और ये हो गया चाप, मान लीजिए चाप हो गया डेल्टा एस। तो कोणीय विस्थापन यानी कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र होता है, ठीक है। और इस कोण का मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है, तो ये हो जाएगा कितना, रेडियन। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या रेडियन, ठीक है। अब समझो कि अगर चाप और त्रिज्या दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी चाप बराबर क्या हो जाए, त्रिज्या, या त्रिज्या के बराबर चाप हो जाए, तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट के क्या आएगा, तो कितना हो जाएगा कोण, तब एक रेडियन हो जाएगा। यानी समझो जब किसी वृत्त के केंद्र पर उसके त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, किसी वृत्त के केंद्र पर उसके त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। समझ में, बराबर मतलब जितना लंबा इसकी त्रिज्या है उतना ही चाप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो केंद्र पे कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, एक रेडियन कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, जब किसी वृत्त के केंद्र पर उसके त्रिज्या के बराबर, उसके त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा जब न लिखें, किसी वृत्त के केंद्र पर उसके त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। समझ में आ गई बात। अगर एक रेडियन का कोई डिफिनीशन कहता है तो आप यही कहेंगे, किसी भी वृत्त के केंद्र पर उसके त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा जो कोण बनाया जाएगा, ठीक है, उसका मान कितना होगा, एक रेडियन, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, ये तो एक रेडियन हो गया। कोणीय वेग किसे कहते हैं, अब उस पर चर्चा करेंगे। देखिए कोणीय वेग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग किसे कहते हैं। तो जैसे हम लोग रेखीय वेग की बात करते हैं
रेखीय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। उसी तरह से कोणीय विस्थापन की दर को क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहते हैं। समझ में आई बात? यहाँ लिखेंगे किसी वृत्तीय गति करते हुए वस्तु के कोणीय विस्थापन, किसी वृत्तिगत करते हुए वस्तु के कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। समझ में आई बात? किसी वृत्तीय गति, ठीक है, कोणीय विस्थापन हो गया के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा इसको बोलते हैं, डब्लू के शेप में जो बना है उसे क्या कहते हैं? ओमेगा। मान लीजिए, समझिए, ये कोई वृत्तीय पथ है और ये इसका केंद्र है और इस पर कोई वस्तु है जो गति प्रारंभ कर रही है, वृत्तिगत करना शुरू कर रही है। जब वस्तु यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ पर आ रही है θ1 कोण घूमते हुए, कितने समय में? t1 समय B पर आ गई, और फिर t2 समय जब लगा तो कहाँ पहुंच गए? C पर। कितना कोण पूरा घूमी? θ। कितने पूरा समय कितना लगा? t2 समय लगा। ठीक, तो कोणीय विस्थापन कितना हुआ? θ2 माइनस, और समय में परिवर्तन कितना हुआ? t2 माइनस। तो हमने बोला ना, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, जब दर शब्द आता है तो समय से विस्थापन में क्या करेंगे? भाग देंगे, तभी दर बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए, कोणीय विस्थापन यानी डेल्टा थीटा बराबर क्या हो गया? θ2 माइनस समय परिवर्तन डेल्टा t बराबर कितना हो गया? समय परिवर्तन हो गया। तो कोणीय वेग कितना हुआ? कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय क्या? परिवर्तन। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन कितना हुआ? θ2 माइनस और समय परिवर्तन t1, और कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ओमेगा बराबर इतना हो गया। अब देखो, θ2 माइनस θ1 किसके बराबर है? डेल्टा थीटा। t2 माइनस t1 किसके बराबर हो गया? तो ओमेगा बराबर हो गया डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t। समझ में आई बात? अच्छा, तो एक तो सूत्र ये हो गया, यदि डेल्टा t टेंड टू 0, मतलब समय में परिवर्तन जो हो रहा है वो बहुत कम हुआ हो, 0 के नियर अबाउट, ऐसे कंडीशन में ओमेगा क्या हो जाएगा? यहाँ लिमिट लिख देंगे, LIM का मतलब लिमिट, लिमिट मतलब सीमा। किसकी सीमा? समय की। कहाँ तक? 0 के नियर अबाउट। ठीक है, और ये हो गया डेल्टा थीटा बाई डेल्टा। तो ओमेगा बराबर, जब इस लिमिट को यहाँ से हटाएंगे ना, तो जब इसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? d थीटा बाई, ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर हो जाएगा d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया इसका कोणीय वेग। आगे बढ़े, यदि वृत्तीय गति करता हुआ वस्तु t समय में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, तो केंद्र पर 2 पाई कोण बनता है। ठीक है, यदि वृत्तिगत करता हुआ वस्तु t समय में एक चक्कर लगा रहा है तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा? 2 पाई। तो कोणी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? डी थीटा की जगह क्या रख दो? 2 पाई। भाई एक चक्कर जब लगाएगा तो जो कोणीय विस्थापन होगा पूरा 2 पाई के बराबर हो जाएगा। ये हो गया 2, और समय कितना लगा एक चक्कर में? तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई, ये एक चक्कर की बात है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, आगे देखना, जहां t क्या है? आवर्त काल। t क्या है? आवर्त काल। आवर्त काल किसे कहते हैं? एक चक्कर लगाने में लगाया गया समय। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। तो ये जो वस्तु गति कर रही है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है? तो ये t क्या हो जाएगा? आवर्त काल हो जाएगा। ठीक है, चूंकि t बराबर होता है 1/n, t का मान 1/n होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ पे समझो, अगर हम यहाँ से t का मान निकालें यहाँ से, या इसी को और आगे बढ़ाएं, देखो यहाँ पर देखना, तो t बराबर हमें क्या मिलेगा? 2 पाई बाई, ऐसे मिलेगा। अगर t निकालोगे यहाँ से तो t यहाँ आ जाएगा, ओमेगा यहाँ आ जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। ये t का मान यहाँ रख दो, ये जो t का मान है यहाँ पे क्या करो, तो क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा। फिर ये गुणा कर दो तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई। तो ओमेगा कोणीय वेग का एक सूत्र ये भी मिल गया, 2 पाई बाई 2 पाई n। ओमेगा बराबर क्या हो गया? 2 पाई n। n है क्या? n क्या है? जहां n क्या है? आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा उन चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। तो वही ये n है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फटाक से। चलो देखो, आवर्त काल, आवर्त काल क्या होता है? आवर्त काल टाइम पीरियड इसको बोलते हैं। आवर्त काल है क्या? वृत्तिगत करती हुई वस्तु एक चक्कर लगाने में जो समय लेती है वही समय उसका क्या है? आवर्त काल। जैसे घड़ी में सुई जो है, सेकंड वाली सुई, एक चक्कर कितने समय में लगाती है? सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने समय में? 60 सेकंड में, तो उसका आवर्त काल 60 सेकंड हुआ। मिनट वाली सुई कितने समय में एक चक्कर लगाती है? 60। क्या? हाँ, मिनट वाली सुई एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 60। क्या? मिनट। मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो उसका आवर्त काल 60 मिनट हुआ। सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, तो उसका आवर्त काल 60 सेकंड हुआ। घंटा वाली सुई एक चक्कर कितने समय लगाती है? 12 घंटा, नहीं तो वो कह देना 60। वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो उसका आवर्त काल क्या हो गया? 12 घंटा। तो उसी तरह से जो वस्तु वृत्तिगत कर रही है
तो एक चक्कर जितने समय में लगाएगी वो उसका क्या है, आवर्त काल। तो लिखेंगे वृत्तीय गति करने वाली वस्तु एक चक्कर जितने समय में लगाती है, एक चक्कर जितने समय में लगाती है उसे क्या कहते हैं, उसका, किसका, उस वस्तु का, उसका आवर्त काल कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात। दूसरा है आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये क्या है, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगा वो आवर्त काल है। एक सेकेंड में जितना चक्कर लगेगा उन चक्रों की संख्या क्या है, आवृत्ति है। क्या है, हाँ, वृत्तीय गति करने वाली वस्तु, ठीक है, एक सेकेंड में जितना चक्कर लगाती है, जितना चक्कर लगाती है उसे उसका क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसे एफ या एन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी होता है, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है, दोनों मात्रक इसका होता है, चाहे हर्ट्ज कहिए या प्रति सेकंड कहिए। आवर्त काल का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। समझ में आ गई बात, फटाक से नोट कर लीजिए।